नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। हरिद्वार के मंगलौर में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां पर लहबोली गांव में ईंट भट्टे पर यह हादसा हुआ। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची डीएम ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मृतकों को 2-2 लाख का दिया जाएगा मुआवजा। हादसे में एक घोड़े की भी मौत हो गई है। उसमें आज हमने एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी जांच बैठा दी है उसमें, और उसमें एडीएम इसकी इंक्वायरी करेंगे कि रीज़न क्या रहा। और श्रमिकों को अभी वार्ता चल रही है उनके परिजनों से, और जल्दी से हम पोस्टमार्टम कराने के बाद उसमें आगे कार्रवाई कराएंगे। हरिद्वार में सड़क पर चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार सवार दोनों युवकों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी है। और बताया जा रहा है कि हरिद्वार से रुड़की आ रही कार जैसे पतंजलि के सामने फ्लाईओवर पर पहुंची तो कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। 500 है, इसमें गाड़ी में आग लग गई है। ये देखिए कैसे आग का गोला बनी है कार। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सड़क पर चलती कार में आग लग गई। 2 लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। 500 है। टीला साहिब गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस के अवसर पर साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सीएम धामी ने रोड शो में शिरकत किया और लोगों का अभिवादन किया है। साथ ही टेरी में 415 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात दी। बेटी बुआरी कोथिग कार्यक्रम में पहुंची सीएम धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिला समूह को सम्मानित किया। सीएम ने कहा उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और हमारी सरकार हमेशा मातृशक्ति के साथ है। इन्वेस्ट के क्षेत्र में टिहरी में भी लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। हमारी जो मातृशक्ति है उसके सशक्तिकरण का हमने अभियान अपने हाथ में लिया है। साथ में उनको रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें भी हमारा हेतु है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को, जिन्होंने अच्छी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स किए हैं, प्रशिक्षण लिए हैं, उन सभी को राज्य के अंदर ही अपने घर के पास रोजगार मिले। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ऋषिकेश के पास नरेंद्र नगर पहुंचे। यहां पर सीएम धामी और उनकी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेमंत शर्मा की मुलाकात नरेंद्र नगर में हुई और साथ ही इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड में बिजली एक बार फिर से महंगी हो सकती है। तीनों निगमों ने उत्तराखंड नियामक आयोग को 30% दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। घरेलू कंज्यूमर को अब 60 पैसे से करीब 1.5 रुपए तक प्रति यूनिट अधिक चुकाने पड़ेंगे। कमर्शियल कंज्यूमर को अब 1 से लेकर 60 पैसे तक महंगी बिजली मिलेगी। और आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में सब्सिडी के तौर पर करीब 440 करोड़ रुपए की रकम दिखाई गई है। यानी अगर सरकार ये पैसा निगम को सब्सिडी के तौर पर देती है तो बिजली दरें करीब 23% बढ़ जाएंगी, और अगर नहीं देती है तो 27% बढ़ जाएंगी। आयोग फिलहाल तीनों की याचिकाओं का अध्ययन कर उनकी कमियां दूर कर रहा है और फिर सुनवाई करेगा और सुझाव मांगेगा। इसी आधार पर आयोग ने नई दरों पर फैसला लिया है जो 1 अप्रैल से लागू होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र और ठोस भू कानून की मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलन को अब और तेज करने की रणनीति बनाई गई है। संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि अगली महारैली जनवरी के आखिरी हफ्ते में हल्द्वानी में होगी, तो वहीं पर उत्तरायणी मेले पर भी बड़ा विरोध होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र की कट ऑफ डेट जनवरी 1950 करने के साथ ही प्रदेश में ठोस भू कानून बनाने की मांग को लेकर रविवार को देहरादून में महारैली आयोजित हुई और अब संघर्ष समिति ने बड़ा प्लान बनाया है। हल्द्वानी में एक महारैली आयोजित करने की प्लानिंग है जो कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी।
वहीं इससे पहले मकर संक्रांति पर बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में और इस दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगने वाले हर मेले में मूल निवास के समर्थन में रैलियां निकाली जाएंगी। अब आज इस बात की बात तय हुआ कि अपने पूरे 13 जिलों के अंदर किस प्रकार से हम छोटी छोटी कमेटियां बनाकर ब्लॉक और तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे हम लोग इसको लामबंद करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से राज्य आंदोलन में इसी प्रकार से समितियां गठन करके एक पूरी लामबंदी की तैयारी, कल को अगर केंद्र में भी जाना पड़ेगा तो कम से कम वो जो भारी भरकम जो लय हमारी जो होगी सेना, वो हमारी जो जितने भी हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं, हमारी जो मूल निवास और सशक्त भू कानून के जो लोग हैं, तो दिल्ली जाने भी उस लामबंदी के लिए तैयार रहे। मूल निवास और भू कानून को लेकर सड़क पर उतरी संघर्ष समिति का कहना है कि हम अपने ही प्रदेश में दोयम दर्जे के नागरिक नहीं बनना चाहते हैं, लिहाजा मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मांग की गई है कि सरकार जल्द से जल्द विधानसभा का सेशन बुलाकर मूल निवास को लेकर विधेयक पास करे और राज्य के मूल निवासियों को उनका हक दें। सरकार से हमने कह दिया है कि आप विधानसभा सत्र में मूल निवास विधेयक को पारित कीजिए। 1950 मूल निवास विधेयक को आप विधानसभा के पटल में रखिए, इसको पारित कीजिए। और जैसा झारखंड ने किया, झारखंड ने की विधानसभा में मूल निवास 1932 का विधेयक पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया है। हम कह रहे हैं कि आप भी केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव को भेजिए और संविधान की 9वीं अनुसूची में इस विधेयक को रखिए, क्योंकि जब संविधान की 9वीं अनुसूची में कोई प्रस्ताव आता है तो उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता। भू कानून मूल निवास को लेकर माहौल बेहद गर्म हो चुका है। मुद्दा पहाड़ से जुड़ा है और भावनात्मक भी है, लिहाजा सियासी पार्टियां भी तोल मोल कर बयान दे रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना देरी किए सरकार ने भी हाई पावर कमेटी गठित कर दी है। सरकार का कहना है कि यह कमेटी मूल निवास हो या फिर भू कानून, दोनों पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर हुई रैली के बहाने एक बार फिर से उत्तराखंड में क्षेत्रीय अधिकारी पर पहला दखल किसका हो, इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। विवादों में रही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को हाल ही में निलंबित कर दिया गया। इसके जो अध्यक्ष चुने गए वो मेरठ के सत्यपाल देशवाल हैं, जिनका नाम उत्तराखंड के खेल संघ के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि सत्यपाल उत्तराखंड के कोटे से चुनाव लड़कर जीते हैं, लेकिन ये अकेला केस नहीं है। कुछ समय पहले उत्तराखंड के फुटबॉल फेडरेशन में महाराष्ट्र में तैनात ट्रांसपोर्ट अधिकारी रवि किशन गायकवाड़ करता धरता थे। यूपी में शिक्षक विदेशी यादव की उत्तराखंड के 2 खेल संघों में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी तरह हरियाणा के बिजनेसमैन अजय सिंह उत्तराखंड बॉक्सिंग से जुड़े रहे। वहीं दिल्ली के कारोबारी राजेश अग्रवाल का भी उत्तराखंड की खेल राजनीति में दखल है। जानकार कहते हैं कि ज्यादातर खेल संघ इस नियम का पालन नहीं करते कि खेल संघ में सिर्फ उत्तराखंड का निवासी ही पदाधिकारी हो सकता है। जानकार खेल संघ की जांच की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, जब से उत्तराखंड बना है हमने ये देखा है कि उत्तराखंड में जो है यहाँ से बाहर के लोगों, जो कि यूपी हैं, यूपी के अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं, वो यहाँ आके खेल संघों में बने हुए हैं। उनका पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात यह है कि वो एक कंपनी को एक सोसाइटी रजिस्टर कर देते हैं, उसके आधार पे ही वो कागजों में जो है वो फेडरेशन चल रही होती है, वो ना कभी पहाड़ तक पहुंच। उत्तराखंड खेल विभाग और उत्तरांचल ओलंपिक संघ नाम से रजिस्टर्ड संस्था के साथ कुल 40 से ज्यादा अलग अलग खेल संघ जुड़े हुए हैं। इसमें कई के पदाधिकारी जो दूसरे राज्यों के हैं, वो कागजों में अपने आप को उत्तराखंड का दिखाने के लिए लोकल एड्रेस देते हैं। ये कागजी एड्रेस केयर ऑफ होटल से लेकर केयर ऑफ पेट्रोल पंप के नाम पर भी हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के माहौल को लेकर कहा कि केरल में 100% साक्षरता है। वहां की जनता काफी सूझबूझ वाली है। राजनीतिक कारणों से केरल का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, इसलिए केरला में राजनीतिक हिंसाएं तो होती हैं लेकिन सांप्रदायिक हिंसाएं नहीं होती। राज्यपाल दिव्य आध्यात्मिक मौसम में शामिल होने हरिद्वार पहुंचे थे।
न केवल 100% साक्षरता है, केरला में राजनीतिक हिंसा के किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा वहाँ पे कभी सुनते ही नहीं। तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे खास तौर से कोशिशें होती हैं माहौल को बिगाड़ने की। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण कब हटेगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन इस सबके बीच हल्द्वानी में सियासत गर्म है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अतिक्रमण हटते ही आखिर कुमाऊं को इसका क्या फायदा होगा। देखिए रिपोर्ट में। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की जमीन पर हुए इस कब्जे ने कुमाऊं में रेलवे के विकास में एक बड़ा ब्रेक लगाया हुआ है। पिछले साल हाईकोर्ट ने इस ब्रेक को हटाने का फैसला दिया था, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा कर बैठे ये लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं। लेकिन इस बीच हल्द्वानी के पूर्व मेयर ने अतिक्रमण को हटाने की पैरवी की है और तो और रहे सरकार के मंत्री भी अब प्लान बी की बात कर रहे हैं। हल्द्वानी में जो रेलवे भूमि में अतिक्रमण हुआ है वो पूर्णतः हटना चाहिए। ये एक नजीर बनना चाहिए पूरे देश के लिए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अभी रेल मंत्री के साथ बैठक करने जा रहे हैं और हमारे जो यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी अभी रेल मंत्री से मिले थे और बहुत जल्दी हम इस पे बैठक कर रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पे कोई तो सेकंड प्लान हमारा क्या रहेगा, इन सब चीज़ों पे बैठक होने जा रही है। दरअसल हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर हुए कब्जे से कुमाऊं से चलने वाली नई ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं, जिनकी कोशिश लंबे समय से चल रही है। सरकार हल्द्वानी से गुजरात, मुंबई, अमृतसर और दक्षिण भारत के लिए सीधी ट्रेन चलाने के साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी में है, ताकि मंदिर माला मिशन से जुड़ने जा रहे मानस खंड में पर्यटक बिना किसी दिक्कत के पहुंच सकें। लेकिन रेलवे की जमीन पर यह कब्जा सरकार की प्लानिंग पर नासूर बना हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। रेलवे एक्सपेंशन भी चाह रही है, तो इन लोगों को कहाँ आप पुनर्वास के लिए आप स्थापित करेंगे, पहले उसका हमें अंदाजा दीजिए, फिर बात करिए। तो सुप्रीम कोर्ट पे हमें विश्वास है। मानवता और मानवीय दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट की राय में भी, हम सबकी राय में भी सर्वोच्च है। जाहिर है कांग्रेस के लिए रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बैठे ये तकरीबन 4,500 परिवार एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में अतिक्रमण हटाने की बात आते ही पुनर्वास का सवाल उठ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी यही ग्राउंड अनमास है। ऐसे में केंद्र सरकार का वो हलफनामा अतिक्रमणकारियों के हलक सुखाने वाला है, जिसमें सरकार ने अतिक्रमण हटाने को जरूरी बताया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेन नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में हुई 32 लाख रुपए की चोरी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी दीपक कुमार से पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए भी बरामद किए। आरोपी पहले भी चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को महिंद्रा शोरूम में आरोपी ने तिजोरी को तोड़कर 32 लाख रुपए उड़ा लिए थे। इसके बाद पुलिस जांच में जुटी और मंगलवार को आरोपी को चोरी की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक संदिग्ध व्यक्ति की जो है आइडेंटिफिकेशन की गई, जिसका कि इस चोरी में संलिप्त होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। ये जो अभियुक्त है दीपक कुमार, ये पूर्व में ही जेल गया हुआ है और इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इसके बाद इसने जो चोरी में लगभग 32 लाख रुपए जो वहां से चुराए गए थे, उसमें से लगभग 31 लाख रुपयों की बरामदगी हुई है, जो कि इसके द्वारा घटना के पश्चात अपनी बहन के घर में छुपाए गए थे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर के कपकोट के सोराग गांव में बीते 4 साल से 60 मीटर पुल बन रहा है, लेकिन पुल का 10% काम भी ठीक से पूरा नहीं हो सका है। पिथौरागढ़ में पंचाचोली की तलहटी पर लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग एक्टिव। विभाग ने धारचूला और मुनस्यारी में 2 टीमें तैनात कर दी हैं। उत्तरकाशी में उद्यान विभाग के द्वारा किसानों को सेब और कीवी की बागवानी का प्रशिक्षण देने के लिए हिमाचल भेजा जा रहा है। इस योजना के दूसरे चरण में 30 किसानों को हिमाचल भेजा गया। लैंसडाउन के ऐतिहासिक राजकीय इंटर कॉलेज जय हरी खाल को 100 साल पूरे हो गए हैं।
होने वाले हैं। 29 दिसंबर को भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन करने की तैयारी है। बागेश्वर में मत्स्य विभाग ने विकास भवन में गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान किसानों को मत्स्य पालन की जानकारी दी गई। अल्मोड़ा के स्यालीघाट में साइंस सेंटर बन रहा है। डीएम ने निर्माण एजेंसी के साथ मिलकर सेंटर का दौरा किया और तेजी से काम करने के निर्देश दिए। बागवानी के राज्य मंत्री बनाए गए बीजेपी नेता राजकुमार का यमुना घाटी पहुंचने पर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि बागवानी के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। नैनीताल में वीर बाल दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारे में इसे मनाया और इस दौरान माता गुजरी और 4 साहिबजादों की शहादत को याद किया गया। चमोली के पीपलकोट में बंड विकास मेले में वीर बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंच से लोगों को कविता भी सुनाई। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मोटर पुलों, नगर की दीवारों आदि पर रंग रोगन शुरू होने लग गए हैं। न्यू ईयर का जश्न नजदीक है और पहाड़ों पर सैलानियों की बाढ़ आ गई है। करीब 25,000 से ज्यादा सैलानी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। खास तौर पर चमोली के औली में तो पर्यटकों के चलते हर तरफ ओवरफुल नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए। हिल स्टेशन औली की जाम की तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी है कि क्रिसमस पर किस कदर पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। क्रिसमस के दिन सैलानियों को कई जगह जाम से परेशानी भी हुई, लेकिन इसके बावजूद पहाड़ों पर उमड़ी भीड़ कारोबारियों की चांदी हो गई। सिर्फ क्रिसमस के दिन ही करीब 25,000 तक पर्यटक औली पहुँचे। इसके साथ ही चौपता पिंडरा घाटी में सैलानियों ने खूबसूरत वादियों का दीदार किया। वहीं इस बार दक्षिण भारत से भी कई पर्यटक पहुंचे हैं और यहां के पहाड़ी व्यंजन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। We are from Telangana actually, so हमें ये पहाड़ों के रूट्स में और जंगल के देखकर बहुत कुछ मिला एंड वो धार्मिक है ना, लाइक संता धर्म इधर से तो बहुत बढ़िया है। हम बहुत मंदिर भी घूमा। अच्छा यहाँ तो अच्छा औली में तो वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली, बहुत अच्छा था और बहुत खुशी और बहुत नॉलेज मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। पर्यटकों का भारी हुजूम देखकर पर्यटन कारोबारियों की बाछें खिल गई हैं। पहाड़ी उत्पादों की जमकर बिक्री हुई। नरसिंह मंदिर, ब्रह्म कमल और औली की सुंदर पेंटिंग बनाकर उनकी भी प्रदर्शनी मुख्य बाजारों में दिखाई दी, जिसे सैलानियों ने खासा पसंद किया और उसे खरीदकर पहाड़ों की यादों के रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं। कुछ पोस्टर भी बनाए गए हैं, जैसे औली के, ब्रह्म कमल और बद्रीनाथ जी के और नरसिंह मंदिर जी के, और इसके प्रति भी यात्री अच्छी रुचि ले रहे हैं। क्रिसमस के अवसर पर ही पर्यटकों की भारी तादाद नजर आई, जबकि न्यू ईयर की तैयारी इससे भी ज्यादा की जा रही है। ऐसे में अब पर्यटकों के पहाड़ आने की खासी उम्मीद की जा रही है, जिससे इस हफ्ते पहाड़ में और भी रौनक बढ़ने जा रही है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। अब सर्दियों में बिना हीटर के ही गर्म रहेंगे घर। जी हां, कुछ ऐसा ही प्रयोग जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक कर चुके हैं। कैसी है ये तकनीक, देखिए अल्मोड़ा से ये खास रिपोर्ट। सर्दियों में बिना हीटर और अलाव जलाए बिना ही घर गर्म रहेंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान इस तकनीकी पर काम कर रहा है कि पुराने घरों को सौर ऊर्जा से गर्म रखा जाए। इसके लिए पैसिव हीटिंग बिल्डिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे पुराने घरों के अंदर सूर्य की गर्मी को रोका जाएगा और उसे संग्रहित किया जाएगा। पहाड़ पर सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए उत्तर दिशा से आने वाली सूर्य की किरणों पर ज्यादा फोकस होगा। साथ ही सूर्य से आने वाली किरणें कांच से होकर गुजरेंगी। विंडो ओरिएंटेशन, शेडिंग, फ्रेम और ग्लेजिंग, इसमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे यह प्रक्रिया अच्छी तरह से काम करेगी।
पैसिव हीटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। पैसिव हीटिंग का मतलब ये होता है कि सूरज की रोशनी को इस तरह से इस्तेमाल करें कि जो हमारे घर है, जो खासतौर पे जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो घर है जो काफ़ी ठंडे हो जाते हैं जाड़ों में, उनमें नेचुरल सोलर हीट एनर्जी से हम उसको हीटिंग कर सकें। वैज्ञानिक पुराने घरों को कम खर्चे में ही सौर ऊर्जा से गर्म रखने के लिए पिरूल, धान और गेहूं के भूसे और लेंटाना का मिश्रण करेंगे, जो दिन में एकत्रित ऊर्जा से पूरी रात घर को गर्म रखेंगे। इससे हिमालय क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन घटेगा और महिलाओं को घर गर्म करने के लिए अधिक लकड़ियों का यूज नहीं करना पड़ेगा। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक गर्म कर सकते हैं, जिससे आपको अतिरिक्त हीटिंग की आवश्यकता नहीं होगी और इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। हिमालय क्षेत्रों में जो हमारे वनों का कटाव होता है जलाने के लिए लकड़ियों को, वो रोका जा सकता है। महिलाएं जो लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए बहुत दिन रात मेहनत करती हैं, उसको कम किया जा सकता है। अगर पहाड़ी राज्यों में ये प्रयोग सफल हुआ तो राष्ट्र हित में बिजली बचेगी, कमरों के साथ ही लोगों की जेब भी गर्म रहेगी। पहाड़ में लकड़ियों के लिए जंगलों का अंधाधुंध कटान भी रुकेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।